अभी तो महविश के लगाए हुए दाग तो भी नहीं पाई थी कि तुम्हारे अब्बा ने मजीद मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। देखिए अम्मी, पुरानी बातों को भूल जाए, खास तौर पे उस महविश को। उससे अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। रिश्ते कह देने से खत्म नहीं हो जाते। मेरे दिल से पूछो, मेरा कलेजा जल रहा है। पहले मैंने अपने प्यारे से बेटे जवाद को खो दिया और अब महविश। ये दुख क्या कम था कि तुम्हारे अब्बा ने दूसरी शादी करके मेरे दिल को ठेस पहुंचा दी। अम्मी, मैं अभी आपसे एक सवाल करना है। आप पुराने मसाइल को मुसलसल बोझ बनाए रखना चाहती हैं या नए मसाइल का मुकाबला करना चाहती हैं? अरे आपको तो मालूम ही है कि हम मसाइल में पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। तो अब मैं क्या करूं? मेरे बस में अब कुछ नहीं है। हमारा जो जी चाहे करो। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता अम्मा, मुझे आपका साथ चाहिए। अरे उधर अब्बा अस्पताल में पड़े, मुझे अपनी नौकरी और इस मकान के मसाइल से फुर्सत ही नहीं कि अब्बा को जाके अस्पताल में देख सकूं। अरे इधर उनकी बीवी ने मकान पे कब्जा कर रखा है। तो ऐसी औरत से उसे शादी करने की जरूरत ही क्या थी, जिसने आते ही उसको अस्पताल पहुंचा दिया? कि अम्मी, आप ये भूल जाएं कि अब्बा ने क्या किया और क्या नहीं। ये देखें कि उस औरत के हमारी जिंदगी में आने के बाद हमारे मसाइल कितने बढ़ गए। अगर ये मकान बिक गया तो हम कहाँ रहेंगे? और अगर अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं तो जायदाद में से सौतेले भाई को हक जाता है। लेकिन हमें मिलकर कुछ ऐसा करना होगा कि अब्बा के ठीक होने से पहले उस औरत को भगा दें, वरना वो अब्बा को फोर्स करके ये मकान बिकवा देगी। याद रखें, अब्बा के पास उसे देने के लिए एक पाई नहीं है। इसका एहसास तो उसे उस औरत से शादी करने से पहले होना चाहिए था ना। ओहो अम्मी, अरे तो मैं क्या करूं? मेरे दिल से उसके लिए गुस्सा कम ही नहीं होता है। बताएं ना, उस औरत का मुकाबला करने और उसे कराची से भगाने के लिए आप मेरा साथ देंगी या नहीं देंगी? ठीक है, दूंगी मैं तुम्हारा साथ। अपने जाती मामलात को सुलझाने के लिए मेरे घर को मुहाज न बनाए। मैं हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं दूंगी। मामी, खुदा ना खास्ता हम कोई ऐसा काम थोड़ी करें जिसकी वजह से आपकी इज्जत पे आंच भी आए। मैं आप दोनों की बातें सुन चुकी हूँ। मेरा मशवरा ये है कि आप दोनों मज़ीद इस दंगल में न उलझे, वरना बची कुची जो इज्जत है ना वो भी ज़ाया हो जाएगी। लेकिन मामी, लेकिन जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया। मानना या न मानना अब आप दोनों का काम है। मामी हमारा साथ देने के बजाय हमारे काम में रुकावट डाल रही हैं। आप उन्हें कैसे बर्दाश्त कर रही हैं? बेटा, जब अपनी छत ना रहे ना तो परायों की तरह अपने भी मुंह फेर लेता है। ये तो है अम्मी, लेकिन मामी जो भी कहे हमें अपना काम जारी रखना चाहिए। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रख। हाँ भाई, जौहर थाने जाना है। भाई जौहर थाने जाना है, चलोगे या नहीं? हाँ चलूंगा, जरूर चलूंगा। बैठो बैठो बैठ। बैठी और तुम मेरे चमोट लो। चल यार। वैसे भाई साहब, ये दोनों आपको मिले कहाँ पे? क्यों?
मैं इन दोनों को जानता हूँ। तुम किसे जानते हो? हैदराबाद से पकड़ के लाए हैं इनको। दरअसल ये जो लड़की है इसको मैं कॉलेज से पिक एंड ड्रॉप देता हूँ, और ये जो लड़का है वही इसी लड़की के चक्कर में मेरे हाथों पिट चुका है। और इनकी जो FIR थाने में कटवाई थी मैं ही इनके बाप और भाई को लेकर गया। अरे हैरत की बात है, तुम जाके इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो कि हैदराबाद से इन लोग को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। वैसे भाई साहब, आप लोग ना इनाम के मुस्तहक हैं। अब मेरे दिल में आप लोगों की इज्जत मजीद बढ़ गई है। मुझे कहीं भी हो, जमीन की तह से भी आप लोग निकाल लेंगे। न जाने क्यों मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि तुम 2 दिन से सेठ दाऊद की कैद में रही तो तुम्हारी जान और इज्जत का खुला दुश्मन है, तो तुम उसके शर से कैसे महफूज रही होगी? देखो राबिया, मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मेरा दिल ये गवाही देता है, कि सेठ दाऊद तुम्हें कैसे सही सलामत वापस भेज सकता है। सर, इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद है जो वो लड़का लड़की से बरामद हुए हैं। इनको छोड़ो, ये बताओ कुछ केश वेश भी है? सारा मामला सूखा है। सर जी 2,12,000 रुपये इसमें केस भी है। 2,12,000 या सिर्फ 12,000? सर जी 2,12,000 रुपये मैंने खुद ने गिने हैं। आप चाहे तो आप इसको गिन सकते हो। अफजल, तू कब बड़ा होगा? तुझे नहीं पता थाने में आने के बाद 1 किलो की चीज 1 पाव या उससे कम होके वापस जाती है। अब बता कितने? 12,000, ना इससे कम ना ज़्यादा। ना, अब तू जा, बाकी मामला मैं खुद देख लूंगा। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर उरूसा है। मैं सच सुनने की आदी हूँ, इसके अलावा कुछ सुनना नहीं चाहती। इसलिए जो सवाल मैं करूँ उसका मुझे दुरुस्त जवाब चाहिए, और अगर मुझे लगा कि मेरे किसी भी सवाल का जवाब तुमने गलत दिया या देने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती होगी। वहीद यानी वो लड़का जिसके साथ तुम भाग गई थी, उसने तुम्हें भागने पर आमादा किया था या तुम्हारी भी मर्जी शामिल थी? हम दोनों की मर्जी शामिल थी। क्या निकाह कर लिया तुम लोगों ने? फिर एक साथ इतने दिन कैसे गुजारे तुम दोनों ने? मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तो ऐसा लगता है तुम और उस लड़के के दरमियान ये ताल्लुक अभी से नहीं, बहुत पहले से ही गहरा हो गया था। कब से जानती हो उसे? जानती तो 1.5 साल से हो। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐसे हालात कभी पैदा ही नहीं हो सके क्योंकि सबकी मुखालफत थी। सो हम मौका देखकर भाग गए। होटल में ठहरने का प्लान किसका था? दरअसल यहाँ से भागने से पहले वहीद ने मुझे कहा था कि हैदराबाद में उसके कुछ दोस्त हैं जो वक्त पड़ने पर हमारी मदद करेंगे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो उनकी मदद ना पा सके। वो हमें 1 दिन के लिए भी अपने घर में रखने को तैयार नहीं थे, तो इसलिए हमें होटल में ठहरना पड़ा। इस काम में तुम अपने से ज़्यादा किसको कसूरवार समझती हो? जिस खुशफहमी के साथ उनसे हैदराबाद भगा कर लेकर गया था वो दरअसल मेरी गलत फहमी थी। शायद उसकी सब गलत प्लानिंग की वजह से मैं बुरी तरह फंस गई हूँ, और अब मुझे नहीं पता कि
मेरे घर के दरवाजे मेरे लिए खुले हुए भी हैं या नहीं, क्योंकि मैं ज़रूरत और रसवाई के सिवा वहाँ पे कुछ छोड़कर नहीं आई हूँ। महविश अब तक यही समझ रही है कि तुम उससे सच्ची मोहब्बत करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। तुम्हारे कई बयानात की वजह से मैं इस शक में मुब्तला हो गया हूँ कि तुम उससे शादी करने के हक़ में नहीं थे, ना हो और ना आइंदा उसका ये ख्वाब पूरा करोगे कभी। दूसरी अहम बात ये कि तुम महज उसका इस्तेमाल करना चाहते थे, और वो दिन दूर नहीं था जब तुम किसी भी वक्त उसे छोड़कर से गायब हो जाते कि महविश के लिए ना जीना आसान होता ना मरना, क्योंकि तुमने उन 2.5 लाख रुपए पर अपना कब्जा जमा लिया है जो महविश अपने घर से चुरा कर लाई थी। महविश से मोहब्बत और शादी करना तुम्हारा असल मकसद नहीं था, बल्कि तुम वो 2.5 लाख रुपए हथियाना चाहते थे। यही तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। अब बताओ, मेरी तहकीक और तुम्हारे दिल में छुपी हकीकत दोनों में कितना फ़र्क है? कितनी बातें सच्ची हैं और कितनी झूठी? आपकी कोई बात झूठ नहीं। एक मासूम लड़की को बरगला कर गुनाह के जिस दलदल में तुमने धकेल दिया है, मेरे नज़दीक तो इस गुनाह की सज़ा मौत होनी चाहिए, लेकिन कानून का तकाजा ये है कि तुम जेल की सलाखों के पीछे उस वक्त तक सड़ते रहो जब तक तुम्हारे इस गुनाह का अज़ाला नहीं हो। मैं अपनी रिटायरमेंट के बाद बहुत खुश था कि मैं अपने बाल बच्चों के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारूं। लेकिन जब से मैं इस घर में आया हूं, उस दिन से अब तक मुझे सिर्फ दुखों और परेशानियों के अलावा कुछ नहीं। सर, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। बहरहाल आप अपना दिल छोटा ना करें, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा जिब्रान? महविश मेरी सारी जिंदगी की सारी कमाई लूट कर लिए गई। दूसरी में भी अपना हक मांगने आ गए। पहली में भी घर छोड़ के चली गई। मैं ये अस्पताल में तड़प रहा हूं, और वो शहजाद मेरा बेटा, उसको तो मेरी शक्ल देखना नसीब नहीं। और मुझे एक बात बताओ, तुम अपने जब पराए हो जाते हैं बेगाने, तो फिर गैर कैसे साथ देंगे मेरा? सर, मैं आपका साथ दूंगा। आप हिम्मत से काम लें। नहीं जिब्रान, हमसे हिम्मत जवाब दे गई। मैं अंदर से बिल्कुल टूट गया। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि मेरा घर जाना भी हो सकेगा। ये नहीं, या फिर मैं यही मर जाऊंगा। ऐसी मायूसी की बातें ना करें। मैं एक रहमदिल और मददगार खातून को जानता हूँ, नरगिस नाम है उसका। मैं उनसे बात करता हूँ, वो महविश की ज़मानत जल्दी करवा देगी। मत नाम लो उसका, मर चुकी है मेरे लिए। मैं उसका बाप कहलाना पसंद नहीं करता। उसका नाम मत लेना है मेरे साथ। खून के रिश्ते इतनी आसानी से मिटाई नहीं जाते। आप एक दफ़ा ठीक हो जाएं, घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। पता नहीं तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहा हो जिब्रान? मेरी पहली बीवी और शहजाद मुझे अपना मुजरिम समझते हैं। देखो, मैं मानता हूँ मुझसे एक गलती हो गई थी,
लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा कि मुझे एक लम्हे में पराया कर दी। और देखो, जहां तक दूसरी बीवी का ताल्लुक है ना, अल्लाह जानता है मैंने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं। उसको तलाक उसकी गलतियों की वजह से हुई है। अब वो अपने बच्चे का हक मांगने आ गए। तो मुझे पता है, मैं जानता हूं कि जब तक उसको हक नहीं मिलेगा वो मेरा जीना दुभर कर दी। अब बताओ, इतने ही सारे लोगों में मेरे साथ मौजूद है, मैं क्या पे भी अकेला हूं। अब भाई मैं इस भाई बेबसी का रोना ना रो तुम्हारे सामने, तो मैं क्या कर, अकेला रह गया हूं। बिल्कुल अकेला हूं। देखो, मैं किसी भी कीमत पर इस घर के कागजात तुम्हारे हवाले करने को तैयार नहीं। ये घर तो हर हाल में बिकेगा और उस पर पहला हक मेरे बेटे का होगा। देखिए, जैसा आप चाहेंगी ना वैसा नहीं होगा। एक अरसा बीत गया है मेरा इस मकान में, मैं इतने आसानी से ये मकान आपके हवाले नहीं कर सकता। आप पेपर्स मेरे हवाले कर दो। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ना दूं तो मेरा क्या बिगाड़ लोगी? ये बात की बात है। फिलहाल मैं आपको यहाँ ये समझाना आया हूँ कि इस मसले का हल बैठ के आराम से बातचीत करके निकाला जा सकता। ठीक है, अगर तुम्हें इस मकान से इतना लगाव है तो 5 लाख मुझे दे दो और घर के कागजात ले लो। 5 लाख? 5 लाख तो वैसे कह रही जैसे मैंने नोटों की मशीन लगा रखी हो कि मैं नोट छापूं और आपके हाथ में ला के रख दूं। इतनी महंगाई के दौर में 5 लाख की एक अहमियत है। आप प्लीज जरा लॉजिकल बात करें। मैं इतनी दूर से इसलिए नहीं आई हूँ कि 1.5 लाख लेके रुखसत हो जाऊंगी। अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई तो तुम सबका जीना हराम कर दूंगी। वो तो माशाल्लाह से आपने आराम कर ही दी है, अब किस बात की कसर रह गई है? और रही बात 1.5 लाख रुपए की, तो अगर आपका उससे गुजारा नहीं होता है तो आप प्लीज अपनी आखिरी लिमिट बता दें मुझे। ये मकान बिके या घर का कोई फर्क, मुझे सिर्फ अपने पैसों से गर्ज है। देखिए, बात सीधी सी है कि जिस तरह से आप अपनी बातें अड़ी हुई है ना, आपकी ये बात आसानी से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आप तो शराबत की ज़बान समझती नहीं है। मैं इस मसले का हल तलाश कर रहा था, लेकिन आप खुद उलझ रहे। बेहतर यह है कि आप 1.5 लाख रुपए लें और यहाँ से जाएं, वरना जो कुछ उसके बाद होगा ना, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। यही बात मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। दोबारा मेरे मुंह लगने की कोशिश मत करना। ये मत समझना मैं तुम्हारी बातों से डर गई हूँ, और ना मैं डरपोक हूँ। चलो जाओ, जो दिल में आए कर लेना। ये घर तो मैं बिकवा के रहूंगी। जाओ। बड़ा आया मुझसे कागजात लेने वाला, देती हूँ मैं अच्छी तरह। अब मुझे शिद्दत से एहसास होने लगा है कि वो खातून बातों से डरने या सहम जाने वाली नहीं है। अब अमली तौर पे इसको डराने और कराची से चले जाने के लिए कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो औरत पूरी तैयारी के साथ यहाँ आई है। जिस तरह ये बाजी हमारे लिए चैलेंजिंग हो गई है, इसी तरह उसने इसे अपने लिए चैलेंज बना लिया। सर धड़ की बाजी लगाने के लिए वो भी तैयार है। अगर हम वकील की एडवाइस को नज़रअंदाज करके उसे डायरेक्टली झगड़ा मोल लेंगे ना, तो नताइज खतरनाक निकल सकते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो कमीशन बेस पे काम करता है, उससे सिर्फ बात करनी होगी मुझे। वो क्या करेगा? उस खातून पे वही लोग काबू पा सकेंगे। वो उसको इतना धमका देंगे कि वो एक ही दिन में कराची छोड़ के चली जाएगी। अरे तो देर किस बात की है? तुम उस बंदे से बात कर लो। कुछ झगड़ा मोल लेने से अच्छा है किसी और को छोड़ दो। लेकिन यार एक मसला है, वो बंदा ना काम के पैसे लेता है। 5-10 हज़ार तो कहीं नहीं गए। ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर हमारा मसला हल हो सकता है तो तुम उससे बात करो, पैसों का बंदोबस्त मैं कर लूँगी। ठीक है, मैं फिर उनको अभी कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह करता हूँ।